हेलो दोस्तों। अब तक बहुत सारे एग्ज़ाम्स और हर जगह मतलब जितने भी अब तक एग्ज़ाम हुए, इवन यूपीएससी, हर जगह लूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि लूसेंट पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले एक तरीका होता है कि कैसे पढ़ेंगे ताकि हम बाकी यानी कि बाद में वो चीज़ें दोबारा से पढ़नी हो तो हमें आसानी हो और हम जल्दी से याद कर पाएँ। तो उसके लिए एक तरीका है। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं आज से पॉलिटी, और पॉलिटी सेक्शन देख लेती हूँ मैं कहाँ से है। ये है लूसेंट का पीडीएफ, और ये पॉलिटी, एक मिनट, हाँ ये है 184 से 238 तक। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉलिटी का सेक्शन, क्योंकि वो इजी भी होता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है। इंतज़ार के लिए खेद है, बट मैं अभी चल रही हूँ। आपने कई बार आप सबने लूसेंट पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा। इवन बहुत सारे लोगों को तो टिप्स पे होता है, तो कैसे याद करते हैं। देखिए, अगर लूसेंट भी किसी को टिप्स पे हो जाए, लूसेंट भी अगर याद हो जाए तो उसका प्रीलिम्स तो आराम से निकल जाता है, स्टेट पीसीएस का और वन लाइनर, ये सब चीज़ें जहाँ भी जीएस का रोल है तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लूसेंट। ये एक तरह से नोट्स की तरह है कि आप एनसीईआरटी और ये चीज़ें जितना पढ़ेंगे, जितना टाइम लगेगा, उसके बदले आपको एक फैक्ट याद करना है कि हाँ इतना ही चीज़ पढ़ना है, इतना ही फैक्ट याद करना है, तो आप इससे पढ़ सकते हैं। देखिए, मैंने ऐसे गूगल से ऐसे करके शायद टेक्स्ट बुक था या कुछ था, वहाँ से लिया ये। तो ये तो उनके अकॉर्डिंग था 184 था। मैं कहाँ आ गई? अभी ये चल रहा पॉलिटी। और माफ़ करिएगा दोस्तों, अभी शुरू हो गया। 184 से था, ठीक है। 83 84 था ही नहीं, कोई बात नहीं, 84 नहीं है। तो आपको बुक से बता देती हूँ कि 184 में क्या है। मैं इसमें बीच में पीडीएफ नहीं लगाना चाहती। अच्छा, देखिए, संविधान का शुरुआत होता है, यहाँ पे तो ऐसे दे दिया है। ये ज्योग्राफी का पार्ट जो है एंड हो रहा है। तो बाकी जो मेरे पास लूसेंट है ऐसे ऑफलाइन बुक के फॉर्म में, तो उसमें दिया है, पहले चैप्टर में दिया है कि भारतीय संविधान, जैसे कि ये बता रहा है कि 1757 की प्लासी के युद्ध के बाद, और इसे जब से अंग्रेज़ धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत करते गए, क्या क्या कंडीशन हुआ। तो सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसमें क्या हुआ कि कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये सब चीज़ें, इसकी मेन विशेषता ये भी रही कि बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। जो पहले गवर्नर था, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव जो पहले गवर्नर था, अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, ठीक है। फिर इसके तहत जो इस अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। तो पहले जो रॉबर्ट क्लाइव था वो बंगाल का गवर्नर था, और पहले जो प्रथम गवर्नर जनरल बने वो वारेन हेस्टिंग बने हैं, ठीक है।
फिर इसमें ये था कि 4 सदस्य, जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में 4 सदस्य थे। ये सब चीज़ें हुई। फिर इसी टाइम कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उस टाइम के सुप्रीम कोर्ट, उस टाइम के सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया, जिसके पहले जो चीफ जस्टिस थे वो सर एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य उसके साथ न्यायाधीश थे। उनका नाम था चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड, ये थे। फिर ये था कि इसी के तहत इनकी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो अधिकारी कर्मचारी ये सब है उनको रिश्वत लेना ये सब प्रतिबंध कर दिया गया। उपहार लेना, रिश्वत लेना, ये सब बिल्कुल ही प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है। फिर आ गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। इसको 1781 का जो एक्ट है उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, बस यही इंपॉर्टेंट है। फिर है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत क्या हुआ कि दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ, यानी कि एक हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे वो राजनीतिक मामलों के लिए। फिर 1793 का चार्टर अधिनियम आया। इसमें यही है कि कर्मचारियों के वेतन और ये सब जो नियंत्रण बोर्ड डिसाइड करेगा, उनके देने की व्यवस्था नियंत्रण बोर्ड वो डिसाइड करेगा कि कैसे भारतीय राजस्व में से दिया जाएगा या क्या। तो यही हुआ कि 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, ये बात रहा। फिर आया 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें यह था कि 20 वर्षों के लिए जो चार्टर एक्ट है, जो कंपनी को दिया गया अधिकार पत्र है, वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और कंपनी के साथ भारत के जो व्यापार हैं, व्यापार करने की एकाधिकार है, उसको छीन लिया गया। उसमें कहते हैं कि चाइना से जो सामान आ रहा है, चीनी सामान, और चाय के साथ जो मतलब चाय जो हमारे यहाँ से चाय का व्यापार हो रहा है, उस पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का है उस पर उसकी मोनोपोली बनी रही, बाकी सब जगह से हटा दिया गया। फिर ये रहा कि पहली बार शिक्षा पे 1 लाख खर्च किया गया 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। और कुछ सीमाओं के अधीन ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिए गए। 1813 में 13 से पहले जो पादरी ईसाई थे उनको भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन 1813 के बाद वो भी आने लगे। तो ईसाई मिशनरियों का भी जो होता है ना, शुरुआत आने का 1813 में हुआ। फिर है 1833 का चार्टर एक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ये मेन चीज़ पूछता है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः कब समाप्त हुआ, तो ये 1833 का चार्टर एक्ट है। ठीक है। इसी के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और पहला गवर्नर जनरल जो बना है 1833 का बात चल रहा है, तो 1833 में कौन था? विलियम बेटिक था, तो पहला गवर्नर जनरल वही बनेगा। ठीक है। और इसी टाइम गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग बना। ठीक है। फिर आते हैं हम 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, बस वही 1854 ईस्वी में जो मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी उसी पे काम आगे बढ़ा। 1858 में भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या कि ब्रिटिश क्राउन जो सत्ता है, अब तो 1857 की क्रांति हो चुकी थी, तो जो सत्ता है अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों हटके क्राउन के हाथों में चला गया था, तो डायरेक्ट वहाँ से क्राउन का प्रतिनिधित्व हो रहा था। इसमें भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई, जिसमें 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। ठीक है। और इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। और भारत का जो है मतलब कि मेन जो सत्ता है, ब्रिटेन मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत सचिव को नियुक्त किया गया, भारत राज्य सचिव, और उसके पास सबसे ज़्यादा पावर दिया गया। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है। उसी का वाक्य अंतिम होता है, यानी कि वो वायसराय से भी पावरफुल हो गया भारत सचिव। अब आ गया इसके बाद 1858 है, उसके बाद है 1861। माफ़ करिएगा, इसमें मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, जब से ये स्टार्ट हो जाएगा 1909 वाला तो फिर मैं इससे पढ़ाने स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या था कि इस अधिनियम की विशेषता है
गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद की विस्तार किया गया, जिसमें विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, फिर 1862 और 1861 को ही पोर्टफोलियो, वही विभागीय प्रणाली, उसको पोर्टफोलियो भी बोलते हैं। इस 1862 ईस्वी में कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। फिर 1873 का अधिनियम। इसमें क्या था कि 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। और शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम, ये मेन आता है, कई बार क्वेश्चन आता है इससे। शाही उपाधि अधिनियम 1876 ये क्या है? तो इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6 सदस्यों की नियुक्ति कर लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। यह 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत का समग्र घोषित किया गया। ये भी बीपीएससी के 70वीं वाले में भी क्वेश्चन पूछा था, 70वीं बीपीएससी में भी। फिर 1892 में है, इसमें क्या हुआ? 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। तो इसमें प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। फिर इसमें बजट पर बहस करने का अधिकार, प्रश्न पूछने की शक्ति भारतीयों को दी गई। अब आ गया यहाँ से, तो यहाँ से है अगला, उसके बाद आएगा 1909 ईस्वी का मार्लियामेंटो सुधार, हाँ इसको मार्लियामेंटो ही बोलते हैं। 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्लियामेंटो सुधार। इसमें क्या क्या हुआ? तो इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। ठीक है, पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। ठीक है, मुसलमानों के लिए। फिर इसमें दूसरा क्या हुआ कि भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। इससे पहले जो है भारतीयों को नहीं किया जाता था। अब यहाँ से 1909 के भारत शासन अधिनियम से भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर विवाद करने का अवसर मिला। पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का भी अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषद में संख्या में वृद्धि हुई। ये सब हुआ 1909 में, देखिए भारत शासन अधिनियम, इसको मार्लियामेंटो सुधार भी बोलते हैं, 1909। फिर 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार करते हैं। क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन 1919 और 1935 से पूछता है। तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें आई? तो पहली है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। ठीक है, प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। ठीक है ना। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, 34 थी। सब इतना ज़्यादा कौन याद रखेगा, बट ठीक है। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, जिसमें से 104 निर्वाचित थे और 41 मनोनीत थे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। ठीक है, दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को, जैसे अभी लोकसभा और राज्यसभा है उसी तरह था। जैसे अभी भी बजट का पूरा राइट लोकसभा को है, वैसे ही उस टाइम निम्न सदन को बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का परिवर्तन किया गया। ठीक है, इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों में 2 उपवर्गों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। ठीक है, आरक्षित में जैसे देखिए, आरक्षित में वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, इनकी जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी आरक्षित में है। सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब आरक्षित में आ गई हैं, और जितने सब बचे हुए चीज़ हैं वो सब हस्तांतरित में दिया गया है। जैसे कि जितने राइट वाली चीज़ें हैं, जो पैसा रुपया वाली राइट वाली चीज़ें हैं, वो सब आरक्षित में चले गए हैं, और जो ऐसे बस जिम्मेदारियाँ वाली चीज़ें हैं वो सब हस्तांतरित में हैं। तो अगर आपको कभी दिक्कत हो तो आप ये सोचेंगे कि किस चीज़ में जिम्मेदारी है, तो आप ऐसे भी समझ पाएंगे। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपने कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था, जबकि हस्तांतरित विषय का प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल की प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के द्वारा किया गया था। अब अंग्रेज हमें ज़्यादा तो राइट देंगे नहीं, तो सबसे अच्छा और सबसे मतलब कि जो था वो आरक्षित चीज़ें वो अपने पास रख ली और हस्तांतरित चीज़ें हमें दे दिए। और उसमें भी उस पर नियम कानून बहुत ज़्यादा थे, मतलब कि हम जो थे, यानी कि हस्तांतरित विषय जो भी है वो
कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था और हस्तांतरित विषय का प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के प्रति, जो विधानमंडल है उसके प्रति उत्तरदायी होता था। ठीक है, जो हस्तांतरित लोग हैं, जो मतलब हस्तांतरित विषय है, जो उसके प्रतिनिधि हैं, वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे। जैसे कैसे अभी जो लोकसभा के प्रति सब उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, फिर द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया और भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि भारत में महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम ने भारत के एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। ये मेन इंपॉर्टेंट है 1919 का, 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। अब सबसे इम्पॉर्टेंट 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में जब शुरुआत में 395 आर्टिकल थे, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन उसमें से जब हमारा संविधान जब बनने लगा उस टाइम 250 आर्टिकल, यानी कि 200 से भी ज़्यादा, ये डायरेक्ट लिए गए 1935 से, भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो ठीक है, आइए देखते हैं 1935 ईस्वी के अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। इसमें क्या है, अखिल भारतीय संघ। ठीक है, संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्रों और उन देसी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। ठीक है, प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देसी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। जो मतलब राजा महाराजा देसी रियासतें थी उनके लिए ऐच्छिक था, और जो प्रांत थे उनको तो सम्मिलित होना ही पड़ता। तो ये था। फिर प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया है। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता में क्या है कि इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। मतलब कि 1935 के तहत प्रांतों को ज़्यादा राइट दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कुछ संघीय विषय, सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक मामले में गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया। अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट है कि संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। ठीक है, जो न्यायालय से संबंधित अंतिम यानी कि लास्ट जो है, जैसे अभी हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्चतम है, उसके बाद कहीं अपील नहीं होगा, वैसे उस टाइम यानी कि जब ब्रिटिश का अधिकार था हमारे देश पे, उस टाइम न्यायालयों से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल यानी लंदन को प्राप्त थी। फिर ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। ठीक है, प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। जैसे अभी हमारी संसद सर्वोच्च है, उस तरह उस टाइम ब्रिटेन का संसद सर्वोच्च था, क्योंकि हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, इस वजह से। भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। ठीक है, फिर सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारत के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया। इसका विस्तार आंग्ल भारतीय, ईसाइयों, यूरोपीय और हरिजनों के लिए किया गया। ये तो पहले आप जान रहे हैं, 1909 में ही पहली बार ये सब आरक्षण देना शुरू हुआ था। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। ठीक है, इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया। ठीक है, फिर है 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई, यहाँ से क्वेश्चन आया है BPSC 71 में। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान थे 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए गए। उनकी ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। भारत पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे। इसकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। यही सब तो हो रहा है बस। यही 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक
जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाएगा। वही मैं बोल रही थी, 1935 के तहत ही चला है, जब तक कि हमारा संविधान नहीं बना था। ठीक है। देसी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत हो गया। भारत और पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई। अब हम यहाँ से नया स्टार्ट करेंगे टॉपिक, दूसरा नंबर का, जो कि है भारतीय संविधान। तो धन्यवाद दोस्तों, ये मैंने बना दिया। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।